नमस्कार। आज के इस नए एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, जो हमारी और आपकी सबकी लाइफ को डेली टच करता है, पर सच कहूं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कभी ध्यान दिया है कि वक्त के साथ साथ हमारे पैसों की वैल्यू लगातार कम क्यों होती जाती है? हर साल चीजें पहले से और ज्यादा महंगी क्यों लगने लगती हैं? तो आज के इस चर्चा में हम इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति के इस पूरे चक्रव्यूह का सच समझेंगे। आइए इस आर्थिक पजल को एकदम आसान भाषा में डिकोड करते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए, 1958 के 1 रुपए के सिक्के और आज के 100 रुपए के नोट में एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी समानता है। इन दोनों की परचेजिंग पावर यानी खरीदने की ताकत लगभग एक बराबर है। जो सामान 1958 में सिर्फ 1 रुपए में मिल जाता था ना, आज वही सामान लेने के लिए हमें लगभग 100 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है दोस्तों, यही तो महंगाई का सबसे बड़ा, सबसे कड़वा सच है। पैसा दिखने में वही रहता है, लेकिन उसकी ताकत अंदर ही अंदर वक्त के साथ घटती चली जाती है। और इस लगातार घटती हुई वैल्यू का सीधा डायरेक्ट असर आम इंसान की जेब पर पड़ता है। इसीलिए तो अपने यहाँ एक बहुत ही मशहूर और सटीक कहावत है, महंगाई दायन खाए जात है। एकदम सही फिट बैठती है ये लाइन। ये कल्चरल फ्रेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि लगातार बढ़ती कीमतें किस तरह एक आम कंज्यूमर की सेविंग्स और आमदनी को सच में निगल जाती हैं। आम जनता के लिए ये एक ऐसी परेशानी है जो लगता है कि शायद ही कभी खत्म हो। लेकिन आखिर ये महंगाई आती कहाँ से है? ये दायन पैदा कैसे होती है? तो चलिए अब इसके पीछे का मैकेनिज्म समझते हैं। आखिर महंगाई होती क्यों है? राइजिंग प्राइसेस का सच में मैकेनिक्स क्या है? आइए देखते हैं कि वो कौन सी इनविजिबल मशीन है जो इन कीमतों को हमेशा ऊपर की तरफ धकेलती रहती है। असल में महंगाई का ये पूरा चक्र एक बहुत ही सिंपल चेन रिएक्शन पर टिका है। इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, मांग यानी डिमांड का बढ़ना। जब मार्केट में लोगों के पास पैसा आता है तो उनकी खरीदने की क्षमता बढ़ती है और वो नए सामान की डिमांड करते हैं। अब आता है स्टेप 2, आपूर्ति यानी सप्लाई का स्ट्रगल करना। डिमांड जब अचानक बढ़ती है ना, तो मार्केट उतनी जल्दी नया सामान पैदा नहीं कर पाता, दोनों में मिसमैच हो जाता है। और इसका सीधा नतीजा निकलता है स्टेप 3 में, कीमतों का बढ़ना। सिंपल शब्दों में कहें तो जब बहुत सारा पैसा बहुत थोड़े से सामान का पीछा करने लगता है, तब इन्फ्लेशन पैदा होता है। डिमांड और सप्लाई की यही खींचतान महंगाई की मूल वजह है। अब यहाँ एक ऑब्वियस सा सवाल दिमाग में आता है, अगर महंगाई इतनी ही बुरी चीज है तो इसे बिल्कुल जीरो यानी जड़ से खत्म क्यों नहीं कर देते? यहीं पर एंट्री होती है द जीरो इन्फ्लेशन ट्रैप की, एक ऐसी डेंजर जोन जिसे हम ठहराव का खतरा भी कह सकते हैं। थोड़ा रुकिए और इस बारे में सोचिए, क्या हो अगर इन्फ्लेशन गिरकर एब्सोल्यूट जीरो पर आ जाए? एक ऐसी इकोनॉमी की कल्पना करके देखिए जहां कीमतें कभी बढ़ती ही नहीं। आज जो स्मार्टफोन 50,000 का है, अगले साल और ठीक 10 साल बाद भी एग्जैक्टली 50,000 का ही रहेगा। सुनने में तो ये किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है ना, एकदम स्टेबल प्राइसेस। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स के नज़रिए से देखें तो क्या ये सच में एक अच्छी बात है? एक्चुअली यही वो जगह है जहां जीरो इन्फ्लेशन एक भयानक सपने में बदल जाता है। अगर सबको पहले से पता चल जाए कि कल भी सामान की कीमत वही रहेगी या शायद थोड़ी और कम हो जाएगी, तो नतीजा क्या होगा? लोग अपना खर्च तुरंत रोक देंगे। खरीदारी अचानक रुक जाएगी क्योंकि लोग सोचेंगे कि आज क्यों खरीदना है, आराम से अगले महीने ले लेंगे, प्राइस तो बढ़ेगा नहीं। इस ठहराव का असर सीधा बिजनेसेस पर पड़ता है। कंपनियों का सामान बिकना बंद हो जाता है, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है और वो नए लोगों को हायरिंग करना यानी नौकरी देना तुरंत बंद कर देती हैं। और अंत में क्या होता है? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी एकदम रुक जाती है, स्टॉल हो जाती है। ये सच में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है, लेकिन हमारी इकोनॉमी को चलते रहने के लिए महंगाई का थोड़ा बहुत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए ना तो बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन अच्छा है और ना ही बिल्कुल जीरो। हमें जरूरत होती है एक ऑप्टिमम लेवल की, एक परफेक्ट बैलेंस की, जिसे हम द गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन यानी गोल्डीलॉक्स जोन आखिर है क्या चीज? इसे एक गाड़ी के इंजन की तरह समझते हैं। इंजन को चलाते रहने के लिए फ्यूल के कंट्रोल्ड बर्न यानी एक छोटी सी नियंत्रित आग की जरूरत होती है। अगर आग बिल्कुल नहीं होगी तो इंजन स्टार्ट ही नहीं होगा, जो कि हमारी जीरो इन्फ्लेशन वाली स्थिति है। लेकिन अगर आग बहुत ज्यादा लग जाएगी तो भैया इंजन ही ब्लास्ट हो जाएगा, जिससे हम हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। इसीलिए एक मॉडरेट नियंत्रित महंगाई दर लोगों को लगातार पैसा खर्च करने के लिए प्रेरित करती रहती है।
इससे बिजनेस बढ़ता है और हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन एक्सपैंडिंग मोड में रहता है, बिना जले स्मूथली चलता रहता है। यही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स का मेन गोल होता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के सबसे महत्वपूर्ण और थोड़े गंभीर हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। हम बात करेंगे रिसेशन की और इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट की। असल में सच्चा मैक्रो डेंजर क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो शायद सिर्फ हमारी जेब को चुभता है, पर उससे भी खतरनाक एक और रियलिटी है। इन्फ्लेशन यानी महंगाई और रिसेशन यानी मंदी, इन दोनों स्टेट्स के बीच एक बहुत ही साफ और बड़ा फर्क है। इसे ध्यान से समझिएगा। जब महंगाई आती है ना, तो कीमतें जरूर बढ़ती हैं, लेकिन बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट कंपैरेटिवली कम रहती है, क्योंकि मार्केट में डिमांड जिंदा होती है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मंदी यानी रिसेशन के दौरान पूरी पिक्चर पलट जाती है। कीमतें शायद गिरने लगती हैं या ठहर जाती हैं, लेकिन बेरोजगारी तेजी से बढ़ती है, क्योंकि कंपनियां तबाह हो रही होती हैं। और सबसे डरावनी बात, पूरी इकोनॉमी श्रिंक होने लगती है, सिकुड़ने लगती है। तो महंगाई में चीजें महंगी जरूर मिलती हैं, लेकिन लोगों के पास जॉब्स होती हैं। मंदी में चीजें सस्ती तो हो सकती हैं, लेकिन उन्हें खरीदने के लिए आमदनी ही नहीं बचती, जॉब ही नहीं होती, और इसीलिए मंदी को सबसे खतरनाक आर्थिक स्थिति माना जाता है। तो इन सब बातों को समझने के बाद एक आखिरी और चौंकाने वाला सवाल सामने आता है। अगर हमारा पैसा समय के साथ वैसे भी अपनी खरीदने की ताकत खो ही रहा है, तो क्या सिर्फ अपनी तिजोरी में कैश जमा करके रखना ही सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क नहीं है? सोचिए इस बारे में। महंगाई के इस मैकेनिक्स को समझने का मूल मकसद यही है कि हम ये जान सकें कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या तिजोरी में रखा कैश चुपचाप अपनी ताकत खो देता है। पैसे को ऐसी जगह लगाना जहां वो इस इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके, यही इकोनॉमिक्स का सबसे बड़ा सबक है। इस आखिरी सवाल पर थोड़ा सोच विचार कीजिए और अपने आर्थिक फैसलों को एक नए स्मार्टर नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।